बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और ग्रोथ। सही है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी हमारे पास वो मौजूद हैं, ऑर्गेनील्स और ऑर्गन। ठीक है। सबसे पहले आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कंपोनेंट है, यानी सबसे बाहर होती है ये। और बैक्टीरिया में जो सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास? सेल वॉल। सही है। अब ये लोकेटेड कहाँ होती है? ये बेसिकली लोकेटेड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल मतलब बाहर। सेल ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है ये। सही है। तो इसलिए एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसकी ये है, इसकी लोकेशन। ठीक है। अब सेल वॉल तो है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात हो रही है। तो बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेसिकली ना। तो अब ग्राम नेगेटिव और दोनों में कौन सी अलग अलग सेल वॉल होंगी? देखो, सबसे पहले हमारा पहला डिफरेंस आता है लेयर विद पेप्टाइडोग्लाइकेन। दोनों पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है दोनों की सेल वॉल, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, यानी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इस पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि 20 to 80 इसकी थिकनेस बनाती है। सही है। जबकि इसकी थिकनेस देखो 5 to 10 nm है खाली। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यानी ये जो इसमें जो लेयर है ना ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की, वो बेसिकली कम से कम 30 लेयर्स तो होती हैं। 30। सही है। 30 लेयर्स। अब आगे क्या है? आफ्टर स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम उसको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। सही है। अगर स्टेनिंग के बाद, स्टेनिंग किसके ज़रिए होती है? डिफरेंट डाइज से होती है, यानी कलर से होती है। यानी स्टेनिंग के बाद अगर पर्पल कलर आए तो समझ जाना वो ग्राम नेगेटिव है। सही है। ये पर्पल कलर कहाँ शो हो रहा है? सेल वॉल में शो होता है, यानी सेल वॉल में एक डाई का एक कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो है पर्पल कलर। ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव में, ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो तो बिल्कुल पतली होती है। हाँ, तो उसमें जाहिर सी बात है पतली होगी तो उसमें कोई भी चीज़, कोई भी डाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसका जो कलर होता है ओरिजिनल कलर, ये ओरिजिनल कलर ही शो करेगा आफ्टर स्टेनिंग ना, यानी पिंक कलर शो करेगा। और ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल की जो शेप है वो स्मूथ है, जबकि ग्राम नेगेटिव में हमारे पास वेवी है। ठीक है। अब आगे आ गया फंक्शंस। फंक्शन क्या है सेल वॉल की? सेल वॉल की फंक्शन बेसिकली हमारे पास ये है कि ये सेल वॉल को सपोर्ट देता है, यानी कि जैसे हमें इंसानों को जो सपोर्ट देता है वो क्या है? हमारा स्केलेटल सिस्टम है। वैसे ही सेल वॉल इसको शेप देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज, ऑस्मोटिक रप्चर एंड लाइसिस। यानी कि ऑस्मोटिक रप्चर एंड लाइसिस मतलब एक सेल है बेसिकली। हाँ, ये बैक्टीरिया तो कुछ बैक्टीरिया तो ज़्यादातर वाटर में ग्रो करते हैं। हाँ, तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो उसको अगर ये सेल वॉल नहीं होता तो वो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया फट जाता है। तो वो जो फटना है ना, उससे कौन बचाता है? सेल वॉल। सेल वॉल मतलब इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। तो ये हो गया इस तरह बैक्टीरियल सेल वॉल की प्रोटेक्शन, वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन बाय द हेल्प ऑफ सेल वॉल। सही है। अब तीसरा क्या है? रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी सेल वॉल एक गेट वे है, यानी सेल वॉल से चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर आती हैं तो फिर बाहर जाती है। बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की को रिक्वायर्ड होते हैं वो चीज़ें। सही है। अब आखिरी क्या है? मूवमेंट एंड मिनरल स्टोरेज ऑफ सेल। मिनरल स्टोरेज ऑफ सेल, यानी अगर कोई भी चीज़ अंदर आ रही है तो उसको स्टोर भी कर सकता है। कौन? सेल वॉल स्टोर कर सकते हैं। सही है। और अगला क्या है? इनसाइड सेल वॉल। अब ये इनसाइड सेल वॉल यानी सेल वॉल के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होती हैं वो बेसिकली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है और क्या है हमारे पास? प्लाज्मिड। ठीक है। और
सेल वॉल के बाहर जो हमारे पास ऑर्गेनील्स हैं वो कौन है? फ्लैजिला और पाइली। ये दोनों क्या है? ये दोनों फाइबर लाइक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करती है, और पाइली जो होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, यानी ऑर्गेनील है। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल ये भी हमारा काम होता है सेल वॉल के बाहर ही होता है, ठीक है। सेल वॉल की बाहर एक स्टिकी लेयर होती है, वो क्या होती है? हमारी कैप्सूल। अब ये इनको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल वॉल के अंदर जो ऑर्गेनील आती हैं उनके बारे में पढ़। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन के पास बेसिकली बहुत सारे पोर्स होते हैं, और ये लोकेटेड कहाँ होता है? इनसाइड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी सेल वॉल के जस्ट अंदर, यानी सेल वॉल से अटैच ही हुआ होता है लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ होता है ये सेल मेम्ब्रेन, सही है। अब आगे इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? लिपोप्रोटीन, सही है। सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन हमारे पास मेनली क्या थी? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। और इसकी क्या है हमारे पास? लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन नेगेटिव ग्राम ऑफ बैक्टीरिया में, यानी ये जो पॉइंट है हमारे पास आखिरी वाला, नेगेटिव ग्राम ऑफ बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड थोड़ा ज़्यादा होता है, सही है। तो वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? उस पर ये ग्राम, इस पे ना ग्राम नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आता है, सही है। इंक्रीजेज नेगेटिव चार्ज, कौन? लिपोपॉलीसेकेराइड, सही है। लिपोपॉलीसेकेराइड जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, और लिपोप्रोटीन, ये क्या करते हैं? दोनों का काम है क्या बेसिकली? ये इंक्रीज नेगेटिव चार्ज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है? अब जैसे बैक्टीरियल सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन बैक्टीरिया के पास रेस्पिरेशन तो करनी है ना, तो वो किससे रेस्पिरेशन करेगी? सेल मेम्ब्रेन के जरिए होती है रेस्पिरेशन, सही है। अब नंबर 3, कंट्रोल न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। ये भी सेल वॉल की तरह न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करता है, और जो हमारे अंदर जो वेस्ट होती है, नहीं सॉरी, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो वेस्ट होती हैं उसको सेल से बाहर निकालता है, सही है। किसके ज़रिए? पोर्स के ज़रिए। ये पोर्स भी एक फंक्शन में हेल्प करती है, और वो फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर आना या बाहर जाना, सही है। ये पोर्स के ज़रिए हो रहा है बेसिकली, सही है। तो ये था हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन। अब आगे आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें साइटोप्लाज्म को, सही है, तो उसके दो एरियाज नज़र आते हैं साइटोप्लाज्म के, सही है। एक अमorphous मैट्रिक्स एरिया है और एक इनर न्यूक्लियर रीजन है, सही है। इसका फंक्शन क्या है? होल्ड्स ऑर्गेनील, यानी ये ऑर्गेनील को होल्ड करता है, जो हमारे बैक्टीरिया सेल में होती हैं उनको होल्ड करता है, सही है। अब इसका जो पहला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड है ना। तो पहला पार्ट क्या है? अमorphous मैट्रिक्स, जो क्या कंटेन करता है, क्या होल्ड करता है? हमारे इन सेल वॉल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील होते हैं ना, उन सबको होल्ड करता है। जैसे राइबोसोम हो गया, न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे अंदर वो बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाते हैं उनको होल्ड करता है। ग्रेन्यूल्स हो गए, प्लास्मिड हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, सही है। ये सारी चीज़ों को कौन होल्ड कर रहा है? एमरफस मैट्रिक्स, यानी एमरफस मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, सही है। अब इनर न्यूक्लियोइड रीजन कंपोज्ड ऑफ, ये बेसिकली ये साइटोप्लाज्म का वो रीजन है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियोइड होगा। यहाँ पे नहीं था, सॉरी, यहाँ मैंने गलत बोल दिया है। यहाँ पे न्यूक्लियोइड नहीं होगा। न्यूक्लियोइड के आसपास जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि क्या कंपोज करता है? इस बैक्टीरिया सेल का डीएनए, सही है। और उसका मेन फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? होल्ड ऑर्गेनील इनसाइड सेल वॉल। अब जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड को करीब है, न्यूक्लियोइड बेसिकली बैक्टीरिया सेल का न्यूक्लियस है, सही है, जो कि सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसके इसके आस पास जो साइटोप्लाज्म होगा वो न्यूक्लियर रीजन साइटोप्लाज्म होगा, और इससे जो दूर, यानी न्यूक्लियोइड से जो दूर साइटोप्लाज्म होगा, जो कंटेन क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स कंटेन करेगा, ग्रेन्यूल और प्लाज्मिड और राइबोसोम कंटेन करेगा, तो उसको हम लोग एमरफस मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है।
ये हो गया साइटोप्लाज्म। आगे आता है राइबोसोम। राइबोसोम की लोकेशन भी क्या है, सेल वॉल के इनसाइड है, सही है, जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन में होती है, सही है। अच्छा, एमोर्फस मैट्रिक्स का को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम साइटोसोल है, सही है। यानी आप इन साइटोप्लाज्मिक रीजन इन एमोर्फस मैट्रिक्स या साइटोसोल बोलने की बात है की है, लेकिन साइटोसोल बेसिकली एमोर्फस मैट्रिक्स का नाम है, सही है। अब आगे क्या है इसकी डेफिनेशन, आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, कौन, राइबोसोम। और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। अब देखो हमने साइज एंड केमिकल कंपोजिशन, सबसे पहले मैं केमिकल कंपोजिशन बता रहा हूँ, सही है। राइबोसोम में 60% जो होती है वो RNA होती है, यानी RNA के हमारे पास मेनली जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो 3 टाइप हैं, MT और rRNA, ठीक है। rRNA हमारे पास राइबोसोम के अंदर होता है 60%, सही है, जो कि 40% प्रोटीन से मिलके क्या बनाता है हमारा, यानी 60% RNA और 40% प्रोटीन मिलके क्या बनाएगा हमारा राइबोसोम, ठीक है। अब आगे ये साइज़ की बात हो रही है। साइज़ इन बैक्टीरिया सेल, यानी बैक्टीरिया सेल में देखा जाए तो कितना साइज़ होता है 70S, जो कि 2 सब यूनिट में डिवाइड होती है, 50S और 30S में, सही है। और यूकैरियोटिक में 80S होगी, सही है, जो 2 सब यूनिट में डिवाइड है, 60S और 40S सब यूनिट। अब ये S क्या है, ये S बेसिकली राइबोसोम का यूनिट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेवेडबर्ग, सही है। ये हो गया हमारा राइबोसोम। अब आगे आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेसिकली बैक्टीरिया सेल का एक न्यूक्लियस है, जैसे हमारे अंदर न्यूक्लियस है ना, वैसे बैक्टीरिया सेल में क्या होता है हमारा न्यूक्लियोइड, सही है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सेल वॉल के अंदर होती है, इन साइटोप्लाज्मिक रीजन कंटेन जेनेटिक मटीरियल को कंटेन करती है, जैसे हमारा DNA हो गया, सही है। और जैसे यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस के पास क्या था, न्यूक्लियर पोर्स था, हिस्टोन्स थे, DNA उसके ऊपर लपटा हुआ था, और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर थे जो कि उसकी डिवीजन में हेल्प कर रही थी। लेकिन बैक्टीरिया सेल में यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें न्यूक्लियस जो वो इसमें जो न्यूक्लियोइड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है, हिस्टोन्स के बगैर होता है, और माइटोटिक स्पिंडल के बगैर होता है, यानी बैक्टीरिया सेल में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, सही है। क्या होता है, सिर्फ DNA मटेरियल होता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि DNA के पास यानी बैक्टीरिया सेल में जो DNA है इनके पास इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स बेसिकली हमारे नर्व इम्पल्सेस की सिग्नल को बोलते हैं, यानी जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स होते हैं जो कि हमको सिग्नल देते हैं कि हमें ये करना है या ये करना है, हमारे हाथ को ये सिग्नल देंगे, हमारे आई को सिग्नल देते हैं, वैसे इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, सही है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और इसका शेप क्या है, न्यूक्लियोइड का शेप कुछ भी नहीं है, एक इरेगुलर सा शेप है, बहुत ही ऐसा कचूमर सा ना। क्यों, क्योंकि इसका शेप कोई प्रॉपर शेप इसलिए नहीं है क्योंकि ये अगर इसको देखा जाए, यानी अगर आप बैक्टीरिया सेल से निकालें इसको तो ये इतना लंबा बनेगा जैसे पता नहीं बहुत ही कोई लंबा बनेगा कि इसको किसी शेप में रखना सेल बैक्टीरिया सेल के अंदर मुश्किल होता है। इसलिए ये इरेगुलर कॉइल्ड शेप होता है, यानी कि बिल्कुल ही ऐसा कचूमर सा, बिल्कुल ही ऐसा शेप हुआ, लपटा हुआ, क्लोजली पैक्ड हुआ होता है, सही है, ताकि बैक्टीरिया सेल के अंदर हमारा ये आ सके, ठीक है, न्यूक्लियोइड। अब आगे इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल सेल एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और सेल की जो रेप्लिकेशन यानी डिवीजन उसको कंट्रोल करता है, सही है। अब बैक्टीरिया सेल क्रोमोसोम हैज़ नो इंट्रॉन्स, इनके पास इंट्रॉन्स नहीं होते, मैं पहले भी बताया था, सही है। अब आगे आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है बेसिकली, देखो न्यूक्लियोइड के पास तो DNA होता है, लेकिन किसके पास DNA साथ में और भी बैक्टीरिया ऑर्गेनील है, और वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास भी DNA मटेरियल होता है, सही है, जिसकी वजह से इसमें एक काबिलियत होती है कि ये अगर सेल बैक्टीरिया सेल की डिवीजन ना भी हो रही हो और प्लाज्मिड की डिवीजन होने की ज़रूरत हो तो ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि इसकी डिवीजन खुद ही हो सकती है बगैर किसी सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया के, ठीक है।
और ये भी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, इसकी लोकेशन हो गई। और फंक्शन क्या है इसका, अब देखो इसका फंक्शन ये है कि इसकी फंक्शन पे इसकी दो क्लासिफिकेशन है, सही है। इसका फंक्शन ये है कि सम टाइम replicate or integrate. If bacteria need extra chromosome, it will take from plasmid. It may be same or different bacteria due to which plasmid divided into two classes. इसका मतलब ये है कि अगर देखो बैक्टीरिया सेल को अगर कोई जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत है और न्यूक्लियस के पास ना हो, तो वो किससे लेता है, प्लाज्मिड से लेता है। फ़र्ज़ करो अगर और वो जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया के मतलब अपना ओन सेल में से भी हो सकता है, या तो फिर वो दूसरे बैक्टीरिया सेल का प्लाज्मिड लेगा, ठीक है। तो अगर सेम सेल में ले रहा है ना, यानी कि अगर प्लाज्मिड, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये है बैक्टीरिया सेल एक, सही है, और ये दूसरा बैक्टीरिया सेल, ठीक है। ये दोनों का क्या है, न्यूक्लियोइड है, और ये भी न्यूक्लियोइड है। और ये जो है ना, ये है समझ लो प्लाज्मिड, ये सर्कुलर जो है ना दोनों बैक्टीरिया में, ये है प्लाज्मिड, ठीक है। अब जैसे इसके पास हम ये जो न्यूक्लियोइड है इसके पास जेनेटिक मटेरियल ख़त्म हो गया, जो कि बैक्टीरिया सेल को चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, अगर ये इस वाले प्लाज्मिड से लेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, यानी कि ट्रांसमिसिबल मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रही है कहीं और। अगर ये चीज़, ये फर्ज करो इस प्लाज्मिड के पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो वो किससे लेगा, ये दूसरे बैक्टीरिया सेल के प्लाज्मिड से लेगा, सही है। वो प्लाज्मिड इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर आ जाएगा, किसके ज़रिए, ये एक ऑर्गेनील है पायली के ज़रिए, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो पायली के ज़रिए ये जो प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे में आ रहा है, तो इसे कहेंगे ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। और जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी अगर इसके पास पहले से ही जेनेटिक मटेरियल हो और न्यूक्लियोइड के पास नहीं हो, तो इसको अगर जेनेटिक मटेरियल चाहिए तो वो किससे लेगा, अपने ही प्लाज्मिड से लेगा, सही है। इतना समझ आ गई। तो ये फ़र्क है ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। देखो यहाँ लिखा है, अब इसमें यहाँ पे शेप वगैरह भी लिखा है, सही है। ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, प्लाज्मिड दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय कॉन्जुगेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है एक सेल से जो दूसरे सेल में प्लाज्मिड जा रहा है हमारा, सही है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन, सही है। अभी जो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इनका साइज होता है वो लार्जर होता है, लार्जर यानी कितना लार्जर होगा, 40-100, सही है। और ये क्या कंटेन करेगी, डजन ऑफ जीन्स, यानी कि जीन की डजन कंटेन करेगी। कौन, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो वाला प्लाज्मिड जो होगा वो लार्जर इन साइज होगा और डजन ऑफ जीन मटेरियल कंटेन करेगी, सही है। और ये जो पायली हेल्प कर रही है कॉन्जुगेशन में, यानी यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस में, इसको कहेंगे सेक्स पायलस, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्स पायलस, ठीक है। अब आगे ये है कि नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, ये स्मॉलर इन साइज़ है, ये लार्जर इन साइज़ था, ये स्मॉलर इन साइज़ है, ठीक है। और इसकी मतलब एक बैक्टीरियल सेल में इसकी कितनी कॉपीज़ होंगी, 10-16 कॉपीज़ पर सेल। एंड डू नॉट ट्रांसफ़र बैक्टीरिया टू अनदर, यानी ये इसमें नॉन ट्रांसमिसिबल में कोई ट्रांसफरेंस नहीं होती, यानी कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, और सेक्स पायली का भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। अब आगे आता है आउट ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल से बाहर जितनी भी ऑर्गेनील है वो क्या है, हमारे पास कैप्सूल है। और ये जो दो है ना, ये दोनों हमारे पास अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस मतलब बैक्टीरिया सेल का अगर आपका भी स्ट्रक्चर देखो ऐसा होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बाल इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर और प्रोजेक्शन होगी, तो ये क्या होते हैं, हम बेसिकली अपेंडेजेस बोलते हैं इसको, सही है। अब अपेंडेजेस दो टाइप की होती हैं हमारे पास, फ्लैजिला और पायली, सही है। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले कैप्सूल देख लो। कैप्सूल बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर किस्म होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सही है। उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये एक जिलेटिनियस स्टिकी लेयर है, सही है, जो कि कौन सीक्रेट करता है, यानी बैक्टीरिया ही सीक्रेट करेगा, यानी बैक्टीरिया से ही ये कैप्सूल बनता है, सही है।
बैक्टीरिया की, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर मतलब सेल वॉल की भी ऊपर आ जाता है ना, मतलब एज अ लेयर, स्टिकी लेयर, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब जब ये बैक्टीरिया अपना कैप्सूल बना रहा था तो कौन सी दो चीज़ों से बनाएगा, प्रोटीन हो गया और पॉलीसेकेराइड हो गया, सही है। अब पॉलीसेकेराइड भी मतलब अगर जैसे जैसे एक बैक्टीरिया सेल में कैप्सूल है, सही है, यानी स्टिकी लेयर है, तो अगर वो अपना दूसरा डिवीजन बनाएगा तो उसमें जो पॉलीसेकेराइड होगी वो दूसरी होगी, फिर उन्हें जो दूसरा डिवीजन बनाएगा यानी दूसरा नया बैक्टीरिया सेल बनाएगा तो उसमें पॉलीसेकेराइड अलग होगी। यानी ये जेनेटिक टू जनरेशन क्या हो रही है, पॉलीसेकेराइड चेंज होती जाती है, पॉलीसेकेराइड की जो टाइप्स हैं। रिमेन कांस्टेंट क्या होता है, वो हमेशा प्रोटीन होता है कैप्सूल के अंदर, ठीक है। अब कैप्सूल का जो फंक्शन है वो क्या है, ये डायग्नोसिस पे इस्तेमाल होती है, सही है। और यानी डायग्नोसिस मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करने में ना। अब सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया, यानी कि ये स्टिकी लेयर के अंदर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स स्टक हो जाती हैं, सही, जो कि बैक्टीरिया की ग़िज़ा में काम आते हैं, यानी ये एज अ कैप्चर ऑफ फूड है फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, इसी कैप्सूल से हमारी वैक्सीन्स भी बनती हैं कुछ, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल एजेंट, अब मैंने क्या कहा था, ये सेल वॉल के ऊपर आता है, देखो ये बैक्टीरिया सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, सही है, फिर ऊपर आता है सेल वॉल, सही है, ये दो ही मेम्ब्रेन है। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो कैप्सूल है ये तो जिलेटिनस सब्सटेंस है ना, तो ये मेम्ब्रेन में शामिल नहीं होता। ये किसके लिए आता है, बेसिकली इसका फंक्शन सेल वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है, सही है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल फ्रॉम एंटी बैक्टीरियल एजेंट, यानी फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो कैप्सूल है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन करती है, सही है। और बैक्टीरियल अटैचमेंट, यानी बैक्टीरियल अटैचमेंट मतलब वो जो जैसे यहाँ पे सेक्स पाइलेज जो है वो ए फर्स्ट करो इस बैक्टीरिया का सेक्स पाइलेज है, तो वो यहाँ से कैसे अटैच होगा, ऊपर जाहिर सी बात है स्टिकी लाइक कैप्सूल होगी तो उसके ऊपर आके खुद ही स्टक हो जाएगा ना, तो स्टक होने की वजह से वो सेल वॉल के अंदर चले जाएगा और फिर एक प्लाज्मेट दूसरे प्लाज्मेट से अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए ये बैक्टीरियल अटैचमेंट के लिए काम आ रही है। यानी ये जो सेक्स पाइलेज है ये कैप्सूल के ऊपर आके क्या हो जाती है, स्टक, यानी अटैच हो जाती है, सही है, बैक्टीरियल अटैचमेंट, सही है। अब ये जो दो हैं ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सेल वॉल के बाहर होती हैं, ठीक है। अब फ्लैजिला जो है ये लॉन्ग विप लाइक अपेंडेज है, सही है, अपेंडेजेस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी लाइंग बिलो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा सा पीछे एक चीज़ होती है बैक्टीरिया में, वो होती है बेसल बॉडी, यहीं से हमारे फ्लैजिला की जो हेयर्स हैं ना जो बाहर आ रही होती हैं सेल वॉल से, वो बेसिक देखो सेल वॉल, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये है हमारी सेल वॉल, ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कुछ बेसल बॉडीज़ कंटेन करती हैं, ठीक है। अब यहीं से बेसल बॉडी से ही क्या आ रहा है हमारा फ्लैजिला, कहाँ आ रहा है, सेल वॉल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये सेल फ्लैजिला, सही है। अब मेड, अभी किससे बनाई होती है, प्रोटीन फ्लैजिलिन, सही है, ये प्रोटीन फ्लैजिलिन की बनी हुई है, इसमें एक प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन। अब इसके फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, यानी ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करती है और 360 डिग्री रोटेट भी कर सकती है, यानी बैक्टीरिया अगर ऐसा है तो पूरा रोटेट भी हो सकता है, सही है, ऐसे पूरा रोटेट भी हो सकता है, किसी भी तरह रोटेट हो सकता है। ये लोकोमोशन और ये जो रोटेशन है ना, ये डिपेंड करती है ऑन न्यूट्रिएंट, यानी बैक्टीरिया के बाहर जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट होती है तो ये जो लोकोमोशन होगी यानी इसकी जो मूवमेंट होगी ये कहाँ जाएगी, न्यूट्रिएंट की तरफ जाएगी। अगर रोटेट करने की ज़रूरत हो तो रोटेट भी कर लेगी 360 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वेब लाइक, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि प्रोपेल सेल थ्रू लिक्विड, यानी लिक्विड से दूर रखता है बैक्टीरिया सेल को, सही है। अब आगे क्या है, मूवमेंट टूवर्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी मैंने कहा था ना लोकोमोशन और रोटेशन जो होती है वो कहाँ होती है, मूवमेंट टूवर्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की तरफ खुद ब खुद ये जाते हैं, ठीक है।
अब आगे आता है पाइली। ये मूवमेंट, इसका मूवमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका फंक्शन ये है कि ये प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है। ये बेसिकली हॉलो फिलामेंटेनियस अपेंडेजेस हैं जो कि बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल के बाहर होती हैं। सही है। ये शॉर्टर और थिनर देन फ्लैजिला, यानी शॉर्टर फ्लैजिला से शॉर्टर होंगे और मतलब उससे भी ज़्यादा पतले होंगे। सही है। लेकिन ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रही है। इसका बेसिकली काम क्या है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। ये कॉन्जुगेशन ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेशन ऑफ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। सही है। यानी यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, ये जो पायली है, पायली में जो सेक्स पायली जो होती है, ये एक प्लाज्मिड को, एक ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया सेल में कन्वर्ट कर डालती है, मतलब कन्वर्जन यानी ट्रांसफरेंशन करिए, यानी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या हेल्प कर रहा है, हमारा पायली हेल्प कर रहा है। सही है। और ये ज़्यादातर किस में होता है, ग्राम नेगेटिव ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर। अब आगे आता है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। सही है। सबसे पहले 3 हिस्सों में क्लासिफाइड है। फ्लेक्सिबल थिन वॉल बैक्टीरिया, यानी मोटी जो वॉल वाली जो बैक्टीरिया होंगी और फ्लेक्सिबल होंगी, वो क्या है, इसकी एग्जांपल्स स्पायरोचीट्स हैं, ट्रिपोनीमा है और बोरेला है। ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया। सही है। और यहाँ पे क्या है, आ गया वॉललेस बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जिसमें वॉल ही ना हो, सेल वॉल ही ना हो। तो उसकी एक ही एग्जांपल है माइकोप्लाज्म। ठीक है। अब रिजिड थिक वॉल बैक्टीरिया, रिजिड मतलब ये रिजिड थिक वॉल मतलब मोटी तो है लेकिन थोड़ी, मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा है, रिजिड सा। ठीक है। अब इसमें फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर आ गया और दूसरा क्या आ गया, नॉन फ्री लिविंग ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी ये इंसान की बॉडी के बाहर होंगी। सही है। और ये इंसान की बॉडी के अंदर होगी। सही है। यानी इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब इन इंट्रासेलुलर मतलब ये मतलब इंसान के अंदर होती हैं। ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट में होती है, लेकिन ये हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है। यानी बाहर से कुछ बैक्टीरिया जैसे हमारे अंदर आ जाती हैं। सही है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे अंदर पहले से ही मतलब होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन में हो गया या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो गया। अब आगे आता है फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर। इसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया मतलब वो हैं जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में तो शामिल नहीं है, इसलिए इसकी एक अलग क्लासिफिकेशन होती है। ये बहुत ही मतलब इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। सही है। इसकी एग्जांपल क्या है, माइकोबैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में फर्दर 2 टाइप्स हैं, कोकाई और बेसिलाई। सही है। और इसी तरह इसमें भी ग्राम नेगेटिव में भी कोकाई और बेसिलाई, इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। सही है। कोकाई कोकाई में क्या है, स्टेफिलोकोकस की एग्जांपल क्या है, एस स्टेफिलो एग्रस, स्टेफिलो सेप्टोफाइटिक, स्टेफिलो एपिडर्मिस। और ये स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोपायोजेंस और एस पिनियोमिया। एस मतलब स्ट्रेप्टो। सही है। अब एस फिसेलिस, ये है कोकाई की एग्जांपल्स। अब बेसिलाई की क्या है, स्पोर फॉर्मिंग है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग मतलब ये मतलब हाईली रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा ना। सही है। अब क्लोस्ट्रीडियम जो है ये सबसे हाईली रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, ये एनारोबिक बैक्टीरिया जितनी भी होती हैं ये भी हाईली रेजिस्टेंस होती हैं। मतलब ये मतलब बैक्टीरिया की पूरी क्लासिफिकेशन में सबसे हाईली रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कौन सी होंगी, बेसिली में जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगी ना, वो सबसे हाईली रेजिस्टेंस होगी, यानी कि बहुत मुश्किल से मरते हैं। इसकी पहला क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक में क्या आ गया, बेसिलियम आ गया एग्जांपल एक। और एनाएरोबिक की एग्जांपल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। एनाएरोबिक यानी इससे भी ज़्यादा
हाईली रेजिस्टेंस होगी। यानी पूरे क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो हाई रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होगी वो क्या होगी, क्लोस्ट्रीडियम। सही है, जो कि हमारे ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन का जो मेथड है उससे सिर्फ ऑटोक्लेविंग वायर मेथड है जो ये बैक्टीरिया को मार सकता है। ठीक है, आगे आ गया नॉन स्पोर फॉर्मिंग। सही है, ये यानी कि ये वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं आप इसको। सही है, इसमें क्या आता है, फ्लेमेंटस, यानी जो फ्लेमेंट्स कंटेन करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, नोकार्डिया। और जो फिलामेंट कंटेन नहीं करते, यानी ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहे थे ना, वो क्या है, इसकी एग्जांपल कॉरी बैक्टीरिया, CORY, कॉरी बैक्टीरिया। सही है। अब ग्राम नेगेटिव की जो कोकाई है, इसकी एक एग्जांपल क्या है, नाइसीरिया और बेसाइली की फर्दर टाइप्स हैं। एरोब्स हैं, एनारोब्स हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। अब एरोब्स में क्या आ गया, बैक्टीरियोइड आ गया एग्जांपल, और एनारोब्स की एग्जांपल क्या आ गई, सीडोमोनास आ गई। ठीक है, अब फैकल्टेटिव एनारोब्स जो है ना, इनकी फिर फर्दर टाइप्स हैं, कर्व्ड और स्ट्रेट है। सही है, कर्व्ड में की एग्जांपल क्या है, यूइब्रिया है, और स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट फैकल्टेटिव एनारोब जो है, जो कि आरटी मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये प्रेजेंट होती हैं, एच इन्फ्लुएंजा और GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इसकी एग्जांपल क्या है, ई कोलाई और सैल्मोनेला। और जूमोटिक की एग्जांपल क्या है, वो है ब्रूसेला। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब आगे आता है बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो क्या है, इसमें सबसे पहले एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, लॉग नंबर मतलब लॉगरिथम नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल की जो डिवीजन हो रही है ये वो है। सही है, जैसे इस वाले फेस में, बी वाले फेस में बैक्टीरियल सेल की डिवीजन होते हुए नज़र आ रही है हमको। सही है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पे पूरा टाइमिंग है। सही है। अब ये जो ए वाला फेस है हमारा, ये जो ए वाला फेस है, लैग, जिसको हम लैग फेस बोलते हैं। लैग मतलब ब्रेक, यानी इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स बट सेल डू नॉट डिवाइड, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो रही होती है, यानी बैक्टीरिया सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, वो सब तो हो रही होती है, लेकिन बैक्टीरिया सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, लेकिन रेडी हो जाता है डिवीजन के लिए। सही है। तो ये हमारा क्या, लैग फेज। अब ये जो है ना, ये ग्राफ से ही देखो ज़ाहिर हो रहा है कि लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल की डिवीजन एकदम से बढ़ गई है। सही है। यहाँ तक क्या था, खाली रेडी हो रहा था, लेकिन यहाँ से ऊपर जो जा रहा है ना, ये तो अचानक ऊपर जाना जो शुरू हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग फेज को हम लोग लॉगरिथमेटिक फेज भी बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। लॉगरिथम मतलब इन मैथ्स की टर्म में देखा जाए तो डिवीजन को कहते हैं। सही है। अब फेज इन विच यानी सेल डिवीजन अकर हो जाती है। सही है, यानी बैक्टीरिया सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है, जैसे पेंसिलिन है, एग्जाम्पल है ये। सही है, एग्जाम्पल लिखना बताना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। सच एज पेंसिलिन क्या है हमारा, ये बैक्टीरिया है जो इसकी डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इस ड्रग्स जो है ना, जो कि ड्रग्स यानी न्यूट्रिएंट्स जो कि इसको सप्लाई हो रही थी, वो क्या थी, बहुत ही इफ़ेक्टिव थी इसके लिए। तो अचानक ये क्या, पेंसिलिन क्या करेगा, बैक्टीरिया की डिवीजन करना शुरू हो जाएगा। और डिवीजन कैसी होगी, सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनती है। सही है। तो पेंसिलिन क्या मेकिंग करना शुरू हो जाता है, क्या बनाना शुरू हो जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसकी वजह से डिवीजन बहुत तेज़ी से बड़ी होती है। सही है। तो लॉग फेस में ये है। अब स्टेशनरी फेस, अब ये जो स्टेशनरी फेस है बेसिकली, इसमें बेसिकली जो बैक्टीरिया है हमारे, सही है, उनको मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। सही है। इट्स अ स्टेज व्हेन ग्रोथ सीज्ड, यानी ग्रोथ जो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी ना, यहाँ पे अब ग्रोथ नहीं रहेगी। ग्रोथ जब नहीं रहेगी तो देखो, जब यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, हाँ, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं हो रहा।
सही है, जब न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ग्रोथ नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल तो रही है। भूखा है, सही है, फ़र्ज़ करो भूखा है, कितने घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ज़्यादा से 5-6 घंटे तक की तो इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है। और उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक, वो तो चल रही होती है नॉर्मल। सही है, बैक्टीरिया में भी यही सिस्टम है, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है लेकिन ग्रोथ भी नहीं हो रही। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, यानी इसको इसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही। सही है, तो जब अब यहाँ पे जब ग्रोथ, तो यहाँ पे ये जो स्टेशनरी फेजेस में जो क्या होता है, जो हो जाता है ग्रोथ रेट जो होता है ना, वो इक्वल टू डेथ रेट हो जाता है। यानी ग्रोथ भी नहीं हो रही और डेथ भी नहीं हो रही, तो दोनों रेट जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाती हैं। सही है, अब आगे आता है, अब यहाँ पे जब खाना मिलना बंद हो गया था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी, चलिए ज़्यादा से 5-6 घंटे बर्दाश्त कर लेगा बैक्टीरिया। सही है, अब आगे क्या है, 5-6 घंटे से आगे यानी 9-10-11 घंटे 12 घंटे हो गए और उसको जब ग़िज़ा तब भी नहीं मिली। फ़र्ज़ करो, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से डेथ होना शुरू हो रहा है, तो ये जो डेथ होना शुरू हो रहा होता है इसको डेथ फेज बोलते हैं, या तो फिर डिक्लाइन फेज भी बोल सकते हैं। सही है, इसमें इस वाले फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों रेट इक्वल थे, लेकिन इस वाले फेज में क्या हो रहा है, डेथ रेट जो है वो रिप्रोडक्शन रेट से बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। सही है, और बैक्टीरियल सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, जब बैक्टीरियल सेल मरें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। सही है, किसकी वजह से? मतलब ग़िज़ा नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये था पूरा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया और सेलुलर स्ट्रक्चर भी हो गया और क्लासिफिकेशन में बता दी मैंने। सही है।